नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ग्रो विद आलोक में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। उससे पहले इट इज़ वेल सेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मॉनिटरली हो सकता है, पैसे देकर के हो सकता है, हार्डवर्क देकर के हो सकता है, या फिर अपना टाइम देकर के हो सकता है। जैसे आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा टाइम देंगे तो हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा और उसके थ्रू हम लोग स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं कि किस स्टॉक में पैसा डालना चाहिए, किस पैसे में किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हम लोगों को अच्छा रिटर्न फ्यूचर में आ सके। इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 6 मंथ्स, इट कैन बी 1 मंथ। उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ, किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए ताकि हम लोग को अच्छा रिटर्न आए। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग मार्केट में जाते हैं फ्रूट लेने के लिए, फल लेने के लिए या फिर सब्जी लेने के लिए जाते हैं। उससे पहले हम लोग बहुत ही जानकारी लेते हैं कि हाँ, कौन सा सब्जी लेना है, मार्केट में अभी क्या रेट चल रहा होगा, कौन सा वैरायटी होगा। तो हर तरीके की जानकारी लेने के बाद हम लोग वो सब्जी या उस फल को लेते हैं। ओके गाइस, उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी लड़की का रिश्ता पक्का होता है, तो एक लड़के की जानकारी हम लोग पूरा लेते हैं कि हाँ, उसका सैलरी क्या है, उसका खानदान कैसा है, कुछ गलत आदतें तो नहीं है ना उसमें। सब कुछ पता करने के बाद हम लोग रिश्ता को पक्का करते हैं। उसी तरह से एक स्टॉक, जब हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, हार्डवर्क का पैसा लगाते हैं, तो हम लोग को सोच समझ के उसमें पैसा डालना चाहिए कि हाँ, वो स्टॉक सही में चलेगा या नहीं चलेगा या डूबेगा। अगर आपने स्टॉक एनालिसिस सही में कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस सही में कर लिया, टेक्निकल एनालिसिस सही में कर लिया, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप निश्चिंत होकर के अपने पैसा को उसमें डाल सकते हैं और सही समय में आपको अच्छा रिटर्न वो देगा। नहीं तो अगर बिना एनालिसिस किए डालेंगे तो आप एग्जांपल बहुत सारा मार्केट में है, एग्जांपल जैसे यस बैंक, सत्यम है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, बहुत सारी रिलायंस की ऐसी कंपनियां हैं अनिल अंबानी का, जो कि बिना फंडामेंटल एनालिसिस लोगों ने पैसा डाला और वो पैसा डूब गया। तो दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अबाउट की रेशियोज। फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है जिसमें हम लोग पता करेंगे कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सो वाई फंडामेंटल एनालिसिस इज सो इम्पोर्टेंट। फंडामेंटल जरूरी क्यों है? डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ कंपनी इज अ मस्ट। दिस रेशियो कैन हेल्प अस टू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल। होता है ना कि डायरेक्टली पैसा लिए और कोई भी स्टॉक के बारे में न्यूज़ में सुना या किसी दोस्तों के थ्रू सुना और पैसा लगा दिए, बाद में पछता रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए स्टॉक को, देखिए उसके बारे में, पता कीजिए। बर्ड्स आई व्यू मतलब हो गया कि बस ऊपरी ऊपरी थोड़ा सा देख ली कम से कम पैसा लगाने से पहले, और सेलेक्ट कर लिए स्टॉक को। दिस रेशियोज आर डायनेमिक इन नेचर। ये जो रेशियोज जो होते हैं ये डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज करते रहता है ये रेशियोज। हमेशा वो एवरी क्वार्टर वो चेंज करता है, हमेशा नहीं, एवरी क्वार्टर वो चेंज करता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आगे बढ़िए, उस अपने पैसों को रखिए, इन्वेस्टमेंट रखिए। और खराब उसमें दिख रहा है कि नहीं, पी रेशियोज जो भी रेशियोज हैं वो अगर चेंज कर रहा है, मतलब नेगेटिव साइड में दिखा रहा है, तो अपने पैसे को उसमें से निकाल लीजिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकैलकुलेट देम वंस एवरी क्वार्टर में उसको रिकैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। प्रूडेंस इज अ नेसेसरी स्किल फॉर इन्वेस्टर्स एंड लर्निंग हाउ टू एनालाइज द फंडामेंटल ऑफ अ कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट्स स्टॉक इज अ फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ प्रूडेंट इन्वेस्टर। तो एक जो अच्छा इन्वेस्टर जो होता है, नॉलेजेबल इन्वेस्टर होता है, कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर जो होता है, वो अपने पैसे को लगाने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे तरीके से करता है, पूरी जानकारी लेता है, तभी वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आता है की रेशियोज। की रेशियोज होते क्या है? तो ये होते हैं पी बाई ई रेशियो, इसका मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आर ओ, रिटर्न ऑन इक्विटी, पी बाई बी प्राइस टू बुक रेशियो, डी बाई मतलब डेट इक्विटी रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। तो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग या पी बाई ई रेशियो इसको कहते हैं। पी बाई रेशियो क्या बताता है? पी बाई रेशियो बताता है वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और या ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। सो इट इज द रेशियो ऑफ द करंट शेयर प्राइस टू द अर्निंग ऑफ द कंपनीज पर शेयर। कंपनी का जो शेयर प्राइस है डिवाइडेड बाई अर्निंग ऑफ द कंपनी पर शेयर, तब हम लोग का निकलता है पी वाई रेशियो। प्राइस, करंट मार्केट प्राइस उसका क्या चल रहा है और अर्निंग क्या है उस शेयर के थ्रू।
दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो पता चलता है P/E रेशियो। वो बताएगा आपको ये एक वो जो स्टॉक जो है, वो जो शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। एग्जाम्पल, इस ओवरऑल अर्निंग मान लीजिए किसी कंपनी का 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपया उसका अर्निंग है, और नंबर ऑफ शेयर्स पूरे ट्रेडिंग मार्केट में पूरा शेयर्स कितने ट्रेड हो रहे हैं, 100 ट्रेड हो रहे हैं, तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ देखिए ओवरऑल अर्निंग ऑफ इज ₹1000, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग द मार्केट इज 100, अर्निंग पर शेयर इज 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो हम लोगों का निकलता है 10 रुपये अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का अर्निंग आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का क्या है, 100 रुपये का है। सो P/E रेशियो क्या होता है, CMP, करंट मार्केट प्राइस बाई अर्निंग पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और अर्निंग पर शेयर क्या है, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आता है 10। सो 10 जो है दिस इज द P/E रेशियो। सो इसका मतलब क्या है, हम लोग पे कर रहे हैं 10 रुपये फॉर गेटिंग 1 रुपीज फ्रॉम द कंपनीज अर्निंग। हम लोग 10 रुपये पे कर रहे हैं 1 रुपये कंपनी के अर्निंग से लेने के लिए। सो कंपनी जिसका हायर P रेशियो है, जिसका ज़्यादा P रेशियो आता है, वो ओवर वैल्यूड होता है। बस इतना जानना है कि P/E रेशियो अगर ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है और कम है तो अंडर वैल्यूड है। अब हो जाएगा कि आइडल P रेशियो होता क्या है। आइडल P रेशियो ऑफ अ स्टॉक दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। किस स्टॉक में आइडल क्या होता है जिसमें हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो एवरी इंडस्ट्री और सेक्टर हैज़ अ डिफरेंट P। सभी इंडस्ट्री और सभी सेक्टर का अपना अलग अलग P होता है। तो हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर का कैडिला के साथ P को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और सन फार्मा का डॉक्टर रेड्डी के साथ नहीं, डॉक्टर रेड्डी के साथ ही कर सकते हैं। सो अलग अलग सेक्टर का अपना अपना PE होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। एवरी इंडस्ट्री और सेक्टर हैज अ डिफरेंट P। फार्मा इंडस्ट्री का P रेशियो एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं कि फार्मा इंडस्ट्री का P रेशियो है 39.16। अब उसमें जैसे कैडिला है, कैडिला का P है 28.73, सन फार्मा का 56.63, डॉक्टर रेड्डी का 41.15। अब इसमें देख रहे हैं कि सन फार्मा जो है इसका P 56.63 है। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री का P 39.16 है, उससे ज़्यादा इसका P है। इसका मतलब सन फार्मा इज ओवर वैल्यूड है, और कैडिला जो है 28.73 है और डॉक्टर रेड्डी 41.15 है। इसका मतलब है कि सब अंडर वैल्यूड कौन है, कैडिला इज अंडर वैल्यूड एंड सन फार्मा इज ओवर वैल्यूड। So Sun Pharma is overvalued as compared to Cadila and Dr. Reddy। दूसरा एग्जांपल लेते हैं FMCG सेक्टर का। FMCG इंडस्ट्री का P है 67.98, HUL का P है 68.21, ब्रिटानिया का 40 है। अब इसमें देखिए कि FMCG का 67.98 है, HUL का 68.21 है, ब्रिटानिया का 40 है। इसका मतलब क्या है कि HUL is overvalued than Britannia। So HUL is overvalued as compared to Britannia। We cannot compare P of HUL with Cadila or Sun Pharma। We need to compare with FMCG industry and with its peer like Britannia and Marico। So हम लोग जो है P जो है वो कंपेयर कर सकते हैं उसी के सेक्टर के साथ। जैसे HUL का हम लोग FMCG के साथ ही कर सकते हैं। ICICI बैंक का जो बैंकिंग सेक्टर का जो P होगा, प्राइस टू अर्निंग होगा, उसी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, उसी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ना कि कैडिला का P जो है हम लोग FMCG के साथ कर सकते हैं। So while analyzing the P ratio of a company, it is important to know the industry benchmark and assess its valuation accordingly। तो किसी भी P को जानने, किसी को P जैसे कोई पूछ देगा कि हाँ कैडिला का P अच्छा है या खराब है, तो पहले उसका बेंचमार्क को जानिए, इंडस्ट्री क्या चल रहा है। कोई आप अगर ऐसे पूछे कि P/E रेशियो HUL का 68.21 है तो ये अच्छा है या खराब है, तो पहले पूछना होगा कि हाँ भाई FMCG का क्या है P, उसका बताइए FMCG इंडस्ट्री का क्या P है। उसके बाद हम बता पाएंगे कि वेदर HUL इज ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE हम लोग कहते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, एक शेयर से कितना हम लोगों को रिटर्न आता है, एक साल में कितना पैसा रिटर्न आता है। It is the rate of return, it is the rate of
रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ अ कंपनी, कितना पैसा हम लोगों के एक साल के अंदर में उस शेयर प्राइस से आता है, उस कंपनी के थ्रू हम लोग को आता है अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं। आरओई टेल्स हाउ गुड द कंपनी इज इन जनरेटिंग रिटर्न ऑन स्टॉक इन्वेस्टमेंट, हम लोग पैसा अगर उसमें डालते हैं तो कितना हम लोग को रिटर्न देने की ताकत रखता है वो कंपनी, आरओई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आरओई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, उसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। आरओई कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट इनकम बाय टोटल क्या इनकम है, या तो आप डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो शेयर होल्डर का जो इक्विटी है उसे डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेशियो बिकॉज इट शोज द कंपनीज एबिलिटी टू टर्न इक्विटी इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है क्योंकि यही बताता है कि कंपनी का क्या एबिलिटी है, कंपनी की कितनी ताकत है कि आपके पैसे को वो रिटर्न कितना कितना रिटर्न कर सकता है, कितना आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेट अस से that you are the promoter of a company have contributed rupees 100 in equity and the total equity of the company is rupees 100। मान लीजिए कि आप एक प्रमोटर हैं किसी कंपनी का और आपने कंट्रीब्यूट किया, कितना पैसा दिया, 100 रुपया दिया, कितना इक्विटी आपको मिला, 100 शेयर्स आपको मिल गया। यूजिंग दिस इक्विटी द कंपनी जनरेट एन इनकम ऑफ रुपीज 30, देन आरओई इज 30%। अगर आपने पैसा 100 रुपया दिया और उसने कितना इनकम जनरेट किया, 30 रुपीज जनरेट किया, तो उसका आरओई कितना निकल रहा है, 30% निकला। सिमिलरली मान लीजिए दूसरी कंपनी है, इमेजिन अनदर कंपनी द सेम टोटल इक्विटी बट जनरेटिंग इनकम ऑफ रुपीज 60, इट्स आरओई रेशियो विल बी 60%। तो दूसरी कंपनी, मैंने 100 रुपया दिया था उसको भी, उसने कितना पैसा जनरेट करके दे दिया मुझे, 60 रुपये। तो मुझे पता चलता है आरओई के थ्रू कि 60% वाला ज़्यादा बेटर कंपनी है रादर देन 30% रिटर्न देने वाला। तो आरओई जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा कंपनी है, उसमें हम लोग पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा रिटर्न आएगा। द कंपनी दैट जनरेट्स बेटर आरओई इज कंसिडर्ड बेटर। जो कंपनी पैसा, जो ऑब्वियसली जो हम लोग को ज़्यादा पैसा देगा वही कंपनी हमारे लिए बेटर है। हाउएवर यू शुड नॉट लुक एट आरओई एज अ स्टैंडर्ड फैक्टर, एक दो, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आरओई को ही देख करके आप पूरा डिसाइड कर लीजिए कि कंपनी कैसा है। सभी रेशियोज को आप देखिए और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालिए कि हाँ मुझे पैसा इसमें डालना है या नहीं डालना है। देयर आर कपल ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट आरओईज। आरओई को जानने के लिए और भी कुछ चीज़ चाहिए, लाइक द पी रेशियो। The ROE ratio can vary according to sector and industry. It is important to understand the industry average too. देखिए अब इसमें क्या है कि कुछ कुछ जो सेक्टर होते हैं हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हर एक सेक्टर का परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं होता है। जैसे इस साल सभी शेयर ने पैसा दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर परफॉर्म किया है वो है आपका आईटी सेक्टर, सेकंड है आपका फार्मा सेक्टर, उसका अभी जो है मेटल सेक्टर है। तो ये तीनों सेक्टर जो है ये खूब लोगों का पैसा बनाया है इस साल। तो हम लोग ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि हाँ बैंकिंग सेक्टर ने का आरओई खराब है, बैंकिंग सेक्टर का आरओई हो सकता है नेक्स्ट साल अच्छा होगा, या फिर हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर का परफॉर्मेंस इस साल खराब था तो अच्छा होगा। तो डिपेंड करता है, आपको भी थोड़ा थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ किस सेक्टर का परफॉर्मेंस इस साल अच्छा है, जिसमें हम लोग अपने पैसे को लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न आएगा। A company can also have a high ROE ratio because it has taken a lot of debt and equity investment is low। अब कोई कंपनी का आरओई बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसने बहुत कर्ज लिया है और इक्विटी शेयर्स जो है उसके मार्केट में कम है। हेंस यू मस्ट लुक एट द इक्विटी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद इट्स कंप्लीट फाइनेंशियल टू मेक द डिसीजन। ठीक है, तो इतना डीप में हम लोग अभी इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा रेशियो है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो तीसरा है। तो प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, इट कंपेयर्स कंपनी स्टॉक प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू पर शेयर। कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस है, जो सीएमपी जो है उसका बुक वैल्यू से कंपैरिजन होता है। ओके, व्हाट इज बुक वैल्यू हम लोग आगे देखेंगे, मैं समझाऊंगा कि बुक वैल्यू होता क्या है एक छोटे से एग्जांपल से। द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बुक वैल्यू इज टू थिंक दैट if a company stops doing all businesses, pays off its loans and sell its assets, what will be the value of company। ठीक है, अगर कंपनी बंद हो जाती है, मान लीजिए बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाता है, तो कंपनी जब लोन चुकाती है, अपने एसेट को बेचती है, तो उसका क्या वर्थ होगा, क्या वैल्यू होगा, वही है बुक वैल्यू।
हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बुक वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो लेट अस से दैट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी का वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज़ का है। वो बंद करने की सोच रही है, इट डिसाइड टू शट डाउन द कंपनी, और उसको कितने पैसे मिले, 1000 रुपीज़ रिटर्न आ गया। आउट ऑफ दिस इट हैज़ टू पे ₹500 एज लोन रिपेमेंट, लोन रिपेमेंट के लिए 500 रुपये उसको जमा करना पड़ा बैंक को। ऑल्सो द कंपनी है सम एसेट्स दैट फेच इट ₹300, तो उसने अपने जो एसेट्स है, मान लीजिए लोन, टेलीकॉम कंपनी है तो टावर्स बेचा, या फिर अब मान लीजिए प्रॉपर्टी कंपनी है तो प्रॉपर्टी को बेचा, तो 300 रुपये उसको रिटर्न आ गए। तो टोटल बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी कितना आ गया, 1000 रुपीज़ जो रिटर्न आया पैसा, 500 लोन रिपेमेंट में चला गया, तो 500 रुपये बचे, और जो और प्लस 300 उसको रिटर्न आ गया एसेट्स को बेचने पर, तो ₹800 उसके पास आ गए। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर वॉज 100 शेयर्स कितने हैं, 100 है। द बुक वैल्यू कैसे निकलेगा, देयरफॉर द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी पर शेयर बुक वैल्यू क्या है, तो 800 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो ₹8 का आता है, उसका बुक वैल्यू आ जाता है 8। तो P/B रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो मार्केट प्राइस मतलब शेयर मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है उस कंपनी का। तो मान लीजिए कि उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 80 का, 80 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, तो आ गया आपका 10। तो अगर इफ अ कंपनी हैज अ लो पीबी रेशियो देन इट इज सेड टू बी अंडरवैल्यूड एंड हाई पीबी देन इट इज ओवरवैल्यूड। अगर किसी कंपनी का लो P/B रेशियो आता है तो अंडरवैल्यूड है, अच्छी कंपनी है, हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड हाई पीबी है, इसका मतलब हम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे। इट इज एन एक्सेलेंट वे टू आइडेंटिफाई द कंपनीज हु स्टॉक प्राइस हैव स्काई रॉकेटेड विदाउट एनी एसेट बेस। However, as in case with other ratios mentioned above, you should not make decision about the strength of a company by looking at PB ratio alone। मतलब सिर्फ PB रेशियो देख करके डिसाइड नहीं करना है, जो और भी जो हम लोग रेशियोज अभी डिस्कस किए हैं, उसके अलावा क्या न्यूज़ चल रहा है, सब कुछ को देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। इन द करंट मार्केट विद पैनिक सेलिंग बीइंग द थीम, मेनी फंडामेंटल वीक स्टॉक्स विल हैव अ लो पीबी रेशियो। तो बहुत सारी कंपनी का क्या होता है कि पैनिक सेलिंग होता है, अचानक जोर से गिर जाता है, 10% 20% गिर जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसका पी जो रहता है CMP उसका तुरंत में झटके से गिर जाता है, और बी जो रहता है बुक वैल्यू वहीं का वहीं खड़ा रह गया, तो क्या हो जाएगा, पीबी रेशियो बहुत इवन लेस देन 1, एक से भी कम हो जाता है। तो उस समय हम लोग बोलेंगे अच्छा पीबी रेशियो कम है तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, नहीं, उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली उसका CMP जो है, ऐसा तो नहीं है ना कि पता चला एक सप्ताह पहले 20% या 25% या 30% का करेक्शन हुआ है और हम लोग पीवी रेशियो चेक कर रहे हैं। You must ensure that you look at the industry average and other financial factor before making an investment. Here is an example to explain this point. तो हम लोग को पहले इंडस्ट्री एवरेज भी देखना पड़ेगा और अदर फिनेंशियल फैक्टर को भी देखना पड़ेगा, करंट मार्केट सिचुएशन को देखना पड़ेगा, तभी P/B रेशियो काम आता है। अगर सब कुछ सही है उसके बाद भी अगर P/B रेशियो उसका ज़्यादा है तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एग्जाम्पल येस बैंक एंड डीमार्ट को देख लीजिए। येस बैंक का P/B रेशियो कम है क्योंकि पैनिक सेलिंग हुआ था, बहुत जोर से सेलिंग हुआ था, उसका शेयर प्राइस झटके से गिर गया था, तब उसका P/B रेशियो जो है वो कम हो गया था। एंड डीमार्ट का देखिए P/B रेशियो जो है वो आपका ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कौन है, डीमार्ट को माना जाता है। तो है डेट टू इक्विटी रेशियो, D/E रेशियो। डेट का मतलब पता ही है कि ये कर्ज होता है, डेट का मतलब है कर्ज। सो दिस इज, और इक्विटी का मतलब शेयर का प्राइस। दिस रेशियो गिव्स यू एन ओवरव्यू ऑफ द डेट्स एंड इक्विटी ऑफ द कंपनी। D/E रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, द कंपनीज टोटल लाइबिलिटीज कितना डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, एक टोटल कितना कर्ज है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं उसके, ठीक है। इट कैन गिव यू एन इंडिकेशन ऑन हाउ मच इज द कंपनी रनिंग ऑन लोन वर्सेस ओन फंड। ये एक्चुअली बताता है कि कंपनी कितनी लोन में, कितनी कर्ज में डूबी है और कितना फंड उसके पास अपना है। देयर इज नो आइडियल D/E रेशियो एज इट कैन वेरी विद इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। तो D/E रेशियो कोई फिक्स नहीं है, सेक्टर वाइज वेरी करता है, हर एक सेक्टर का अपना अपना अलग D/E रेशियो होता है। जैसे टेलीकॉम कंपनी, उसको बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं स्पेक्ट्रम बाई करने के लिए, टावर्स बनाने के लिए, बहुत सारे प्रॉपर्टी सेक्टर को अलग है कि लैंड खरीदना पड़ता है, तो हर कोई को लोन लेना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है कंपनी को चलाने के लिए। यूजुअली द कंपनी हैज लॉट ऑफ डेट देन इट इज अज्यूम्ड दैट द कंपनी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू pay it back. Also, since debt attract interest, it will directly impact the company's profit and loss statement.
एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट इट्स नेट इनकम लीडिंग टू ड्रॉप इन कैश फ्लो। इसका मतलब है कि कंपनी अगर बहुत ज़्यादा कर्ज ली हुई है तो उसको ऑब्वियसली लोन तो रिपेमेंट करना पड़ेगा, लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट भी उसको उस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर वो दोनों चीज़ अगर दे रहा है तो उसको प्रॉफिट कम आएगा और उसका लॉस स्टेटमेंट वो दिखेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा लोगों के मन में, अगर इसको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होता है इस कंपनी को। ओके, और इस कारण से उसको क्या होगा, कैश फ्लो कम होगा। ओके, so the D by E ratio can help us to determine if the company has lot of debt or not. A high D by E ratio means higher debt and vice versa. तो higher D by E ratio का मतलब है कि वो ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई कंपनी। लेकिन however it is important to remember that a high debt does not necessarily mean a bad thing. If the company factors in the interest and repay its debt on time while utilizing the funds constructively, it can experience growth. तो अगर कोई कंपनी है, अगर उसने लोन लिया है, लोन लेने के बाद अगर वो समय पे पेमेंट कर रहा है, समय पे इंटरेस्ट दे रहा है और उस फंड जो उसने लिया है उसको कंस्ट्रक्टिवली अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है अपने ग्रोथ के लिए, तो ऑब्वियसली वो कंपनी तो अच्छी होगी, क्योंकि वो पैसा भी लिया है और उस पैसे को डबल करने की क्षमता रखता है। तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोन लेने के बाद भी कर्ज भी चुका रही है, सब कुछ कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका डी बाई ई रेशो हाई भी होगा। लेकिन अगर उसके स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में अगर दिखता है कि वो परफॉर्म अच्छा कर रही है तो देन दैट इज अ गुड कंपनी। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट दिस रेशियो एज अ मेयर इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ डेट अ कंपनी एज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इक्विटी। तो बस एक मेयर इंडिकेटर है और सभी इंडिकेटर्स को देखने के बाद, रेशियोज को देखने के बाद ही हम लोग जजमेंट लेते हैं कि कंपनी, स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक फंडामेंटली चेक करेंगे कि वेदर दैट स्टॉक इज गुड और नॉट। सभी को एक बर्ड्स आई व्यू, मतलब सभी को एक साथ एक एक ई में देखना है, उसके बाद फिर डिसाइड करना है। तो लास्ट रेशियो है 5th नंबर, डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड प्राइस रेशियो। तो डिविडेंड यील्ड और dividend price ratio is the amount of money or dividend that a company pays its shareholder over the course of year divided by its current stock price. It is an indicator of the return you can expect on your investment. तो आप देखिएगा कि कोई कोई कंपनी है डिविडेंड देती है, कोई कोई कंपनी की डिविडेंड नहीं देती है। जैसे हिंदुस्तान जिंक बहुत अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है, साल में 1 या 2 बार दे देती है। वेदांता एक अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम लोग किसी स्टॉक में, अगर किसी शेयर में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोगों को अगर कुछ रिटर्न नहीं आता है, प्रॉफिट नहीं मिलता, तो कंपनी डिविडेंड तो मिलता होगा ना। अगर डिविडेंड ही अगर 20% का है या 10% का डिविडेंड अगर साल में दे रही है तो बहुत अच्छी कंपनी है वो। अगर आपके पैसे, आपने 1 लाख रुपए डाला और आपको 20% रिटर्न मिल जाता है उसका, तो आप उससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका जो शेयर प्राइस है उसके अनुसार उसका डिविडेंड वो कैसा दे रही है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रही है उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए और उसको अच्छी तरीके से और उसमें पैसे को रिटर्न लाने के लिए और इसमें इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते रहना चाहिए। ओके, तो समरी, अभी लास्ट में हम लोग जाते हैं, हम लोग चेक करेंगे टोटल की हम लोगों ने जो सीखा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पी वाई रेशियो क्या बताता है, दिस इज द रेशियो दैट टेल्स वेदर द कंपनी इज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड इन द मार्केट है। अगर पी वाई रेशियो कम होगा तो अंडर वैल्यूड है, ज़्यादा होगा तो ओवर वैल्यूड है, तो हम लोग उसके अनुसार उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। While analyzing the P/E ratio of a company, it is important to know the industry benchmark और P and assess its valuation accordingly. तो हम लोग जब भी P/E रेशियो को चेक करेंगे तो क्या करना है, इंडस्ट्री के बेंचमार्क से ही कंपेयर करना है उसको। पी बाई रेशियो कम होगा तो अंडर वैल्यूड है, ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, तो हम लोग अंडर वैल्यूड वाले स्टॉक को थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। पी बाई बी रेशियो, इफ अ कंपनी हैज़ अ लो पी बाई बी रेशियो देन इट इज सेड टू बी अंडर वैल्यूड एंड हाई पी बाई बी रेशियो इज ओवर वैल्यूड। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है तो अंडर वैल्यूड है एंड हाई पी बाई बी रेशियो मतलब ओवर वैल्यूड है। आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इट इज द rate of return on the stock of a company. It is the rate of return on stock of the company. It tells how good the company is generating return on stock investment. Compare with higher ROE is good. अगर अगर कंपनी ज़्यादा अच्छा ROE दे रही है तो हम लोग को उसमें ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा रिटर्न दे रही है साल भर में तो ज़्यादा अच्छा ROE मतलब उसमें पैसा डालना है और ज़्यादा रिटर्न आएगा उसमें। डी बाई ई रेशियो, this ratio gives you an overview of debt and equity of the company. Lower the DE ratio, better is the company safe for investment. अगर DE ratio मतलब कितनी कंपनी कर्ज में डूबी है by equity of the share. अगर कम DE है, उसका रेशियो कम है
तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है, उसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। डिविडेंड प्राइस रेशियो, हायर डिविडेंड स्टॉक्स आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये 5 फैक्टर्स को हम लोग को देखना है, P/E, P/B, ROE, D/E, डिविडेंड। तो हम लोग ये सब कहाँ चेक करेंगे? ये सब हम लोग को चेक करने का है, एक है मनी कंट्रोल में देख सकते हैं, एक वेबसाइट है, दूसरा है आपका टिकर टेप, उसमें जाइए, उसमें आपको ये रेशियोज दिखेंगे। लेकिन इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, और ये जो है ना शॉर्ट में आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से समझना है, याद भी रखना है कि हाँ P/E रेशियो होता क्या है, किससे कंपेयर करना है, P/V रेशियो किससे होता है, किससे कंपेयर करना है। तो टिकर टेप एक वेबसाइट है, और आपका दूसरा है मनी कंट्रोल, उसमें जाइए, उसमें भी दोनों, उसमें चेक कीजिए, आपको कंपनी का पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा, और आप लोग उसके थ्रू ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है गाइस, अगर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको जीरोधा अकाउंट में लिंक खुलवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उसके थ्रू लिंक को ओपन कीजिए, ताकि थोड़े मुझे भी मोटिवेशन मिले। प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर को, और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।